नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी सत्र 4 प्रश्नपत्र 6 में से खंड काव्य परिभाषा स्वरूप एवं व्याप्ति पर चर्चा करेंगे। मनुष्य के जीवन में काव्य का अनमोल स्थान रहा है। काव्य मनुष्य का हित करता है। मनुष्य की अंत प्रेरणा से काव्य की निर्मित होती है। हम जानते हैं कि मन में कोई विचार या घटना का गहरा प्रभाव होता है तो संवेदनशील व्यक्ति के मन से काव्य की निर्मित होती है। काव्य के प्रमुख दो भेद किए जाते हैं, एक है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध का अर्थ होता है विशेष रूप से बंधा हुआ, यानी कि पूरी तरह से बंधा हुआ। प्रबंध काव्य मूल रूप से उसे कहते हैं जिसमें किसी महापुरुष के उदात्त जीवन चरित्र को आधार बनाकर सुनियोजित ढंग से उद्घाटन करते हुए उसमें से ऐसे आदर्श को सामने लाया जाए जिसे मनुष्य जाति का कल्याण हो। यानी कि प्रबंध काव्य में क्या होता है, एक महापुरुष का उदात्त जीवन चरित्र का चित्रण होता है और उसका कारण ये होता है कि उद्देश्य होता है कि मनुष्य जाति का कल्याण हो। इसी मूल आधार को मानते हुए साहित्य शास्त्र के विद्वानों ने प्रबंध काव्य के विभिन्न नियमों का निरूपण किया है। साहित्य शास्त्र के विद्वानों ने इसके लिए प्रबंध काव्य के नियम बनाए हैं। इसी तरह मुक्तक उसे कहा गया है जिससे कवि की निजी भावना का उद्घाटन हो, किसी महापुरुष के जीवन चरित्र का आधार में लिया गया हो। प्रबंध काव्य के लिए महापुरुष चाहिए, उसका जीवन के चरित्र होना चाहिए और उसका उद्देश्य है कि मानव जाति को कल्याण हो, कोई विचार या दिशा मिले। मुक्तक काव्य में कोई बंधन नहीं होता, यानी कि उसकी जो कवि की निजी भावना होती है वो निजी भावना के आधार पर काव्य लिख सकता है। इसके लिए कोई महापुरुष का जीवन चरित्र की आवश्यकता नहीं होती। प्रबंध काव्य के दो भेद किए गए हैं। प्रबंध काव्य के दो भेद, एक महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। ये भेद प्रबंध काव्य के आकार और विस्तार के आधार पर किए गए, अर्थात महाकाव्य और खंड काव्य दोनों में किसी महापुरुष अथवा के चरित्र का आधार अवश्य रहता है। खंड काव्य के लिए या महाकाव्य के लिए किसी एक आदर्श महापुरुष का या स्त्री का आधार आवश्यक रहता है। दोनों वर्णन प्रधान भी होते हैं। ये दो काव्य प्रकार वर्णन प्रधान होते हैं, किंतु जहाँ महाकाव्य में जीवन का विस्तार से चित्रण होता है, महाकाव्य में किसी महापुरुष के जीवन का विस्तार से चित्रण होता है, वह खंड काव्य में उसे चरित्र नायक के जीवन की किसी एक संवेदनशील घटना अनुभव पर कवि अपनी दृष्टि केंद्रित कर देता है। यानी कि महाकाव्य और खंड काव्य के लिए महापुरुष नायक के रूप में होते हैं। महाकाव्य का विस्तार विस्तृत होता है, इसलिए पूरे उस महापुरुष के जीवन पर महाकाव्य लिखा जाता है। परंतु खंड काव्य में आकार संक्षिप्त होने के कारण किसी महापुरुष के जीवन के एकाध घटना संवेदनशील प्रसंग पर ही कवि अपना काव्य लिखता है। आकार की इसी विशालता और लघुता को ध्यान में रखकर ये दोनों भेद किए गए हैं। आकार की इसी विशालता के कारण हमारे साहित्य शास्त्र में महाकाव्य के इन नियमों की चर्चा की गई। ये नियम कौन कौन से है देखेंगे। महाकाव्य सर्गों में बंधा हुआ होता है। कम से कम 8 सर्ग इसके लिए आवश्यक होते हैं। हर सर्ग अलग अलग छंदों का प्रयोग होना चाहिए। यानी कि महाकाव्य जो है वो सर्गों में बंधा हुआ होता है। कम से कम 8 सर्ग उसमें आवश्यक है। हर सर्ग अलग छंदों का प्रयोग होता है। इसका नायक देवता या उदात्त वंश का धीरोदात्त गुणों से संपन्न पुरुष होता है, यानी महापुरुष होता है। इसमें वीर, श्रृंगार, शांत रसों में से कोई एक प्रधान रस होता है और शेष रसों का चित्रण ही भी आवश्यक कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए। यानी कि इसमें प्रधान रस कौन कौन से, वीर, श्रृंगार और शांत रस। इसका वृत्तांत इतिहास पुराण में प्रसिद्ध होना चाहिए। इस पर काव्य लिख रहा है महाकाव्य कवि, तो इतिहास या पुराण में प्रसिद्ध होना चाहिए उसका मान।
महाकाव्य में प्रारंभ में मंगलाचरण यानी कि कल्याणकारी प्रार्थना होती है और विषय की सूचना होनी चाहिए। इसमें प्रकृति और मानव जीवन का विस्तृत और विश्वसनीय चित्र होना चाहिए। प्रकृति और मानव जीवन का विस्तृत चित्र। महाकाव्य रचना का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए जो महान हो। महाकाव्य का रचने का कोई न कोई उद्देश्य हो और वो उद्देश्य महान होना चाहिए। अब महाकाव्य के बारे में देखा, अब हम खंड काव्य के बारे में देखें। खंड काव्य की परिभाषा किस प्रकार होती है। यहाँ तक हमने देखा कि काव्य के प्रकार दो है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के दो प्रकार है, महाकाव्य और खंड काव्य। अब हमने चर्चा की महाकाव्य पर, अब हम खंड काव्य की परिभाषा और खंड काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। महाकाव्य और खंड काव्य एक सिक्के के दो बाजुएं होती है। इसमें विशालता और लघुता जैसा विरोधाभास होता है। जिस प्रकार कहानी और उपन्यास तथा नाटक और एकांकिका में अंतर होता है, उसी प्रकार खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर होता है। खंड काव्य की परिभाषा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के खंड काव्य के बारे में परिभाषा देखिए। महाकाव्य के ही ढंग पर जिस काव्य की रचना होती है, पर जिसमें पूर्ण जीवन न ग्रहण करके खंड जीवन की ग्रहण किया जाता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। यानी कि आपने देखा कि महाकाव्य में किसी महान नायक का पूरा जीवन का चित्रण होता है और खंड काव्य में पूरा जीवन के चित्रण होता है, कुछ जीवन के अंश का एक प्रसंग का चित्रण होता है। यानी कि जो परिभाषा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की इस प्रकार है, देखिए, महाकाव्य के ही ढंग पर जिस काव्य की रचना होती है, पर जिसमें पूर्ण जीवन न ग्रहण करके खंड जीवन ग्रहण किया जाता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। यह खंड जीवन इस प्रकार व्यक्त किया जाता है जिसमें वह प्रस्तुत रचना के रूप में स्वतः पूर्ण प्रतीत हो। खंड काव्य में जीवन की विशालता के स्तर पर समायोजन न करके उसके किसी विशेष किंतु महत्वपूर्ण अंश पर ही कवि अपना सारा ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि महापुरुष किसी जीवन के अंश पर ही ध्यान केंद्रित करता है। महाकाव्य की तरह यह न हो तो अनेक चरित्रों की टकरार ही खंड काव्य में होती है और न उद्देश्य की अनेक मुक्ता, बल्कि उस जगह उसमें एक ही चरित्र के जीवन की किसी विशेष महत्वपूर्ण घटना या अनुभव का लक्ष्य बनाकर उसके माध्यम से एक विशिष्ट निष्कर्ष पर कवि पहुंचता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक ही चरित्र का आधार बनाकर महाकाव्य और खंड काव्य दोनों ही लिखे जा सकते हैं। महाकाव्य में चरित्र का संपूर्ण विशाल और उद्देश्य में जीवन चित्रित होगा, वही खंड काव्य में सिर्फ उसके जीवन का खंड, उसके अनुभव का एक गहरा अंश। खंड काव्य में ही वही तत्व होते हैं जो महाकाव्य में पाए जाते हैं। कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र, संवाद, रस, उद्देश्य तथा भाषा शैली आदि खंड काव्य के प्रमुख तत्व होते हैं। खंड काव्य के कौन कौन से तत्व होते हैं देखिए। कथा वस्तु होती है, पात्र एवं चरित्र चित्रण होता है, संवाद होता है, रस होता है, उद्देश्य होता है। इस प्रकार हमने काव्य के प्रकार जो है प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य के दो प्रकार, महाकाव्य और खंड काव्य। और खंड काव्य, महाकाव्य के बारे में चर्चा की, खंड काव्य क्या होता है इस पर चर्चा की हमने। अब जो है खंड काव्य का संक्षिप्त इतिहास, जो आज हिंदी साहित्य में हम खंड काव्य का अध्ययन करने वाले हैं, इसका संक्षिप्त इतिहास है इस प्रकार। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। इतिहास ग्रंथों को देखते हुए हम समझ जाते हैं कि इस इतिहास में आदिकाल से लेकर विद्यमान युग तक प्रत्येक साहित्यिक विद्या का सृजन हुआ है। गद्य साहित्य आधुनिक काल में लिखा जाने लगा। पूर्ववर्ती काल में गद्य की कम ही रचना देखने को मिलती है। हम हिंदी साहित्य में देखते हैं ज़्यादातर काव्य है। आधुनिक काल में ही गद्य साहित्य लिखा जाने लगा। खंड काव्य का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि हिंदी का अन्य पद्य विधाओं का। हिंदी खंड काव्य की आदिकाल में खंड काव्य इस प्रकार से देखिए। आदिकाल के समय सीमा 1050 से 1375 तक की मानी जाती है। 1375। इस काल में अब्दुल रहमान कृत, संदेश रासक, नरपति नाल्य कृत, बिसलदेव रासक और जीन धर्म सूरी कृत, युलिभद्र फाग आदि प्रमुख खंड काव्य लिखे गए। ये आदिकाल के खंड काव्य। भक्ति काल में कौन से खंड काव्य देखिए। भक्ति काल में नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र, नंददास कृत
भंवर गीत और रुक्मिणी मंगल तथा तुलसीदास कृत पार्वती मंगल और जानकी मंगल आदि प्रमुख खंड काव्य लिखे गए। रीतिकाल में देखिए, रीतिकाल की समय सीमा सन 1700 से 1900 तक की मानी जाती है। इस काल में पद्माकर द्वारा रचित हिम्मत बहादुर विरुदावली एक खंड का विशेष ख्याति प्राप्त है। पद्माकर द्वारा लिखा गया हिम्मत बहादुर विरुदावली एक खंड काव्य। आधुनिक काल में कौन कौन से खंड काव्य देखिए, आधुनिक काल की समय सीमा 1900 से अब तक मानी जाती है। इस काल में प्रचुर मात्रा से खंड काव्य लिखे गए। श्रीधर पाठक का एकांतवासी योगी, मैथिली चरण गुप्त का जयद्रथ वध, सुमित्रानंद पंत का ग्रंथि, सियाराम गुप्त का आत्मोत्सर्ग, नरेश मेहता का संशय की एक रात आदि खंड काव्य विशेष प्रसिद्ध है। वर्तमानकालीन खंड काव्य में ममता कालिया द्वारा रचित कितने प्रश्न करूं महत्वपूर्ण है। इसका आप बी भाग 2 में अध्ययन करेंगे। ये प्रसिद्ध खंड काव्य है ममता कालिया का। आगे की वीडियो में इस पर हम चर्चा करेंगे, जो आपके पेपर बी भाग 6 के लिए, सत्र 4 के लिए है। तो इसके साथ धन्यवाद।